नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में आपका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए सुषमा मुनिंद्र जी की एक कहानी लाल साहब लेके आई हूँ। विश्वास तो किसी को नहीं होता, पर लाल साहब प्रेम में पड़ चुके हैं। उस भव्य बंगले की बुनावट में व्याप्त वायुमंडल का एक एक अणु चकित है लाल साहब के इस प्रेम पर। ये खुर्राफा लाल साहब जब रणचंडी का रूप धारण कर कप प्लेट ग्लास तोड़ते हैं या अबोध भतीजे भतीजों पर उमड़ते घूमड़ते हैं या दानवी अट्टहास करते हैं, मुंह फुलाकर लंबी लंबी सांसें छोड़ते हैं, तो वायुमंडल के अणु जैसे घूर्णन करना भूल जाते हैं। आज वही लाल साहब अपने शाही शयन कक्ष में बाबूजी के अतिरिक्त कोई नौके बिना नहीं जा सकता था। मैं भतीजे भतीजियों के छोटे मोटे जुलूस के साथ कमर लचका लचका के नाच रहे हैं। गाना भी कौन सा, नित्य की भांति हु वाला पॉप नहीं, वरन मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। लाल साहब के शयन कक्ष की साज सज्जा राजकुमारी के शयन कक्ष से कम नहीं थी। कक्ष में बच्चों का प्रवेश प्राय वर्जित था। बच्चों का मनोविज्ञान भी कम विचित्र नहीं है। वे वर्जित प्रदेश में अवश्य झांकना चाहते हैं और लाल साहब के कोप का भाजन बनते हैं। लाल साहब की सामान्य सी चिंगाड़ पर मंजली भाभी के कुमकुम के नन्हे पुत्र की सुसु निकल आई थी। लाल साहब चिढ़ के उछले, इन भाभियों ने औलादे पैदा कर दी और छट्टा छोड़ दिया। अम्मा मेरा कमरा साफ करवाओ जल्दी। बड़ी भाभी भगवंती जाने किस दुस्साहस से कह गई, ननन जी तुम्हारे बच्चे होंगे तब क्या होगा। लाल साहब आदत के अनुसार अपनी तराशी हुई धनुष सी भौहें सिकोड़कर भाल के मध्य ले आए थे और उनके पुंडरीक नयन फैलकर भौहों का स्पर्श करने लगे थे। माय फुट विवाह कर अपने हाथ की लकीरों में कौन सा जन्म भर को गुलामी लिखवाएंगे। दिन भर वानर सेना को सहेजो अकेले, पति की बाट जोते हुए तुम लोगों की तरह उबासियां लो, ये हमसे न होगा। मैं तो बस कोई ठसकेदार सरकारी पद हत्या कर रौब गालिब करूंगी। इन्हीं रोबीले लाल साहब के दुर्लभ कक्ष में बच्चे नाच गा रहे थे। संपदा को लाल साहब नाम यूं ही नहीं दे दिया गया था। ठाकुरों की रियासत, गढ़ी, प्रभुत्व, आतंक अब भले ही ना रहा हो, पर ठाकुर रणवीर सिंह की इस इकलौती पुत्री की लाल साहब आज तक अशूर्ण है। आप हिंदी में एमए कर रही हैं। छोटी भाभी नीरजा फुसफुसा कर हंसा करती है। लाल साहब के तेवर ऐसे कलफदार हैं कि जब सुरूर में कोई पद्य जोर से पड़े तो लगता है कोई कोतवाल अपने कैदियों को हड़का रहा है। सुनकर कुसुम तनिक अभिमान में कंधे उचकाती। इसीलिए ना मैंने संपदा को इतना बढ़िया उपनाम दिया है, लाल साहब। वाह वाह, अच्छा, बहुत न इतराओ। लाल साहब को जब अपने इस नाम के बारे में पता चल गया तो हम तीनों की खैर नहीं, और भगवंती की चेतावनी पर तीनों महिलाएं भयभीत मृग सी दिखने लगी। लाल साहब नामकरण आनन फानन में हो गया। कुमकुम की बैंगनी साड़ी लाल साहब की नज़रों में चढ़ गई। यद्यपि लाल साहब लड़कों के परिधान शर्ट और जींस पहनते हैं, पर उन्हें भाभियों को पीड़ा पहुंचाने में आनंद आता है और ये उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं राम नाम जपना पराया माल अपना की तर्ज पर हड़पते हैं। कुमकुम ने कह दिया, यह साड़ी मेरे लिए तुम्हारे भैया जन्मदिन पर लाए थे, तुम बाबूजी से अपने लिए ऐसी ही साड़ी मंगवा लो। दूसरे दिन कुमकुम ने बिस्तर पर प्रिय साड़ी की कतरने फैली देखी। लाल साहब ने न जाने कब कैंची उठाकर साड़ी को तरकारी भाजी की तरह कतर डाला था। बाबूजी पुत्री के पक्ष में ढाल बनकर खड़े हो गए थे। अभी संपदा में लड़कपन है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुमकुम, तुम्हें दूसरी साड़ी ला दी जाएगी। तीनों भाई रमानाथ, कामनाकांत, श्रीनाथ मूक बधिर से उस करुण दृश्य को देख रहे थे। लाल साहब को ललकारे इतनी ऊर्जा और बल किसी की भुजा में न था। फिर रसोई में भगवंती और कुमकुम की बैठक हुई। कुमकुम हिचकते हुए बोली, लाल साहबों का जमाना लद गया, पर इसकी लाल साहिबी नहीं जाती। ये लाल साहब गलत समय में पैदा हो गए, आज़ादी से पहले पैदा होना चाहिए था। भगवंती ने हिचकती कुमकुम की पीठ ठोकी। वाह कुमकुम, क्या नाम सुझाया है तुमने, लाल साहब, वाह वाह। लाल साहब गलती से लड़की बनकर पैदा हो गए, वरना इनके नाक के नीचे और अधर के ऊपर जो सपाट मैदान है वह सीधी कलफदार मूछें लहरा रही होती।
भाभिया लाल साहब की कितनी ही निंदा करे, पर बाबूजी को वो प्राणों से प्रिय। वे नियम पूर्वक प्रातःकाल लाल साहब के कमरे में जाते, उनके काले कत्थई रेशमी केस सुलझाते। बिटिया उठो, दिन चढ़ाया है। और लाल साहब कुनमुनाते हुए हाथ पैर झटकते, चादर मुंह तक तान कर पकड़कर सो लेते। बाबूजी कहते हुए अघाते नहीं, संपदा के जन्म के बाद ही हम पर धन लक्ष्मी की कृपा हुई है। पहले बघेल वस्त्रालय बिल्कुल न चलता था, अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के 3-3 प्रतिष्ठान हैं। साक्षात लक्ष्मी है लक्ष्मी। ममता में डूबी अम्मा जी बाबूजी का अनुमोदन करती। अम्मा बाबूजी के अतिरिक्त संरक्षण और दुलार से पोषित लाल साहब का शिशु तीनों भाइयों की शिकायत करते हुए बड़ी आन बान और शान में बीता। तरुणाई तक पहुंचते पहुंचते आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति का तीखापन शीर्ष पर पहुंच गया था। वो लीनी छतरी वाला भी कम छल दल नहीं करता। लाल साहब की दूधिया मरमरी त्वचा, काले कत्थई रेशमी केश, पुंडरीक नयन, लचकती टहनी सी कोमल देह में इतनी ऊष्मा और हठधर्मिता पता नहीं क्या सोचकर भर दी। इस हठधर्मिता के चलते लाल साहब भूख हड़ताल करने में गांधी जी की तरह थे। अन्न जल त्याग को अमोघ अस्त्र की भांति प्रयोग करते थे। उन्हें मालूम है कि भूख हड़ताल करके उनका अपराध कम हो जाता है और घर के निरपराध मेंबर अपराधी दिखाई पड़ते हैं। बाबूजी चीख कर घर की चूल्हे हिला देते हैं। तुम लोग बच्ची को भूखा मारोगे क्या? गलतियां बच्चों से हो जाया करती है, तो क्या भूखा प्यासा पड़ा रहे वो? तुम लोग बस एक ननद को खुश नहीं रख पाते, बस वही खाओ और सो। बाबूजी जब तीनों भाभीियों को बहुत कुछ कह डालते और तीनों भाई लाल साहब को मनाने में जुट जाते, तब लाल साहब व्रत तोड़ने को तैयार होती। रोई रोई लाल आंखें मेज पर गड़ा कर बैठ जाते। उस दिन अकारण ही उन्हें सब्जी में नमक अधिक लगता, चावल कच्चा रह जाता। लाल साहब रमाकांत को उल्हाना देते, ब्रदर इन अनपढ़ों को कहाँ से ब्याह लाए हो? ये खाना नहीं गोबर है गोबर। श्रीनाथ अम्मा का मुंह लगा और अपेक्षाकृत साहसी बोला, देख संपदा, अगर स्नातक भाभी अनपढ़ है तो फिर अनपढ़ तुम भी हुई। तुम स्वयं कभी रसोई में झांकती तक नहीं हो। और लाल साहब श्रीनाथ पर हिंसक दृष्टि डालते। बाबूजी स्थिति संभालते, बेटी तुम खाना खाओ, इन लोगों से मत उलझो। खाना खाते समय चित्त शांत रखना चाहिए। चित्त शांत? और इसका, जिसके दिमाग में इतनी गर्मी भरी हो, उसका चित्त शांत रह सकता है बाबूजी? कहकर श्रीनाथ अपनी ही बात पर हंस लेता। लाल साहब का धैर्य छूट जाता। कुछ चुपते, कुछ छोड़ते और थाली में हाथ धोकर खड़े हो जाते। वे थाली में नित्य ही इसी तरह हाथ धो, जूठी थाली छोड़ दम दम पैर पटकते चले जाते। और घर में भाभियां हैं, उनकी जूठी थालियां उठाएगी तो क्या दिन भर पलंग तोड़ती रहेगी? भाभियां लाल साहब को कितना भी बुरा कहे, पर इनकी असीम अनुकंपा न होती, इन लोगों का गृह प्रवेश दुर्लभ हो जाता। भगवंती जब घर में आई थी तब लाल साहब छोटे थे, पर कुमकुम और नीरजा लाल साहब की सर्वोच्च परीक्षण से गुजरकर आ पाई थी। बाबूजी ने स्पष्ट कह दिया था, बहू का चयन तो हमारी बिटिया ही करेगी। और लाल साहब बड़ी ठसक से श्रीनाथ, अम्मा और बाबूजी के साथ नीरजा को देखने पहुंचे थे। नीरजा को कम और छत और दीवारों को अधिक देखते हुए, थाली में चम्मच घुमा घुमा कर, नगण्य सा कुछ चुगते हुए, रूमाल से अधर पहुँचते हुए, कनपट्टियों से फुसफुसाते हुए, अम्मा बाबूजी की बात गर्व से सुनते हुए, श्रीनाथ के कान में मंत्रणा करते हुए लाल साहब ने नीरजा को हरी झंडी दिखाई थी। उन लोगों के जाने के बाद व्यवस्था का भार संभाले नीरजा के मौसेरे भाई उपमन्यु ने नीरजा को बहुत डराया। नीरजा संभल के, ये संपदा तो घर की बॉस दिखती है। वाह भाई, प्रभुत्व हो तो ऐसा। माता पिता उसकी आज्ञा के बिना कोई काम ही नहीं करते। फिर धूमधाम से बारात आई। बारात में पधारे लाल साहब ऐसे लग रहे थे जैसे पानी की सतह पर तैरती तेल की बूंद। दूधिया रंगत पर लाल परिधान। उपमन्यु बड़े नाट्य के ढंग से एक हाथ छाती पर रखकर बोला, नीरजा, ये लाल छड़ी हमारे दिल के आर पार हो गई है। मैं उसे देखते ही ढेर हो गया हूँ। ससुराल पहुँचते ही तुम कोई ऐसा जुगाड़ बिठाना कि लाल छड़ी का शाही दिल हमारी झोली में आ गिरे। नीरजा 8 दिन रही ससुराल में। 90वें दिन जाकर उपमन्यु उसे वापस लेकर आया। इधर उधर ताक झांक करता रहा, पर लाल छड़ी के दर्शन लाभ न हो सके। घर पहुंचते ही अधीर सा पूछने लगा, नीरजा, हमारी लाल छड़ी कहाँ लोप हो गई भाई?
हम उचकते छटपटाते रहे, तनिक दरस परस हो जाए, पर सुनकर विक्षुब्ध नीरजा बम सी फट पड़ी। लाल छड़ी नहीं, लाल साहब करो। मेरी जेठानी उसे लाल साहब कहती है। उपमन्यु भाई, तुमने गलत नंबर डायल कर दिया है। लाल साहब के दाव पेच सामान्य मनुष्य की समझ से परे है। बिजली गुल होने पर वे इसलिए घर की चूल्हे हिला देती है कि उन्हें गर्मी लग रही है। मलिन उदास होकर वातायन के पास खड़ी हो पेड़ों की फुगरियां निहारती है, यद्यपि उन्हें स्वयं के उदास होने का कोई कारण ज्ञात ही नहीं होता। भाभीियों से गिनी चुनी बातें करती है, दूसरे शब्दों में भाभीियों को मुंह नहीं लगाती। उन्होंने मेरी 5 साड़ियां ऐसे झपट ली जैसे उन्हीं की थी। भाई भाभी होटल, पिकनिक, सिनेमा कहीं भी जाए, लाल साहब अनिवार्य रूप से साथ जाते हैं। मैं हनीमून के लिए कहीं बाहर नहीं गई, अन्यथा लाल साहब वहां भी जाते। भगवंती जीजी ने साफ साफ समझा दिया था कि यहाँ गृहस्थी के बोझ के साथ लाल साहब के नखरे भी उठाने पड़ेंगे। बस इतना जान लो कि लाल साहब की नाक पर मक्खी बैठ जाए तो पूरा घर दुस्सही मक्खी के पीछे पड़ जाता है। सुनकर माँ के कपाल थाम लिया। राम राम, दिखने में इतनी सुंदर और लच्छन ऐसे? उपमन्यु ने नीरजा की पीठ में एक धौल जमाई। मौसी, लच्छन चाहे जैसे हो, पर ऐसा शाही रुतबा न देखा न सुना। अब मेरा क्या होगा? नीरजा चिढ़ गई। होगा क्या? उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लो, अन्यथा तुम्हारे दिमाग के सारे कोण सही जगह पर आ जाएंगे। सहायक प्राध्यापकी से जो पाते हो उतना लाल साहब अपने वस्त्र, प्रसाधन, पेट्रोल और होटल में स्वाह कर देती है। बाप रे, मुझे तो सुनकर ही पसीना आ गया, कहकर हंसते हुए उपमन्यु ने एक बार फिर अपने लोहे हाथों से नीरजा की पीठ तोड़ी। बहन जी, लगी रहे लाल साहब की सेवा में, मेवा मिलेगा। ठीक है, सेवा मैं कर लूंगी, मेवा तुम खा लेना, नीरजा ने उल्हाना दिया। इस शूद्र के भाग्य में मेवा कहाँ? पता नहीं उपमन्यु के भाग में मेवा खाना था या नहीं, पर अगले ही महीने उसका स्थानांतरण नीरजा के ससुराल के शहर में हो गया। लाल साहब ने जब उपमन्यु को कॉलेज के परिसर में देखा और सुना कि वह उसकी क्लास को हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे, तो मन ही मन फुकारती हुई सफ़ेद कपड़ों में स्वयं को शशि कपूर समझता है। वैसे लाल साहब गुरु का निरादर नहीं करते, पर ये गुरु बाद में नीरजा का भाई पहले है, और भाभीियों के मायके वालों से आदर से बात करना लाल साहब की नियमावली में नहीं है। लाल साहब ने बड़ी सतर्कता से प्राध्यापक की कुर्सी पर खुजली वाली कैवॉच फैला दी। बैठते ही उपमन्यु को खुजलाहट का दौरा पड़ा। उसे तांडव करते देख छात्राएं पेट पकड़कर हंसने लगी। लाल साहब अपने स्थान पर बैठे बैठे विकृत अट्टहास कर रहे थे। खुजलाहट से किसी सीमा तक नियंत्रण पाकर उपमन्यु ने एक विहंगम दृष्टि पूरी क्लास पर डाली। उसकी पूरी पुतलियां लाल साहब के मुख पर आबद हो गई। अरे आप इस कॉलेज में हैं? जज जी सिटपिटात गई। मैं इस सत्कर्म करने वाले को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कभी कभी ऐसा स्वागत होना चाहिए। वैसे चेहरा पढ़ने में मैं दक्ष हूँ, चेहरा पढ़कर बता सकता हूँ कि ये काम किसका है, पर सबके बीच उसका नाम लेकर उससे लज्जित नहीं करूँगा। कहते हुए उपमन्यु की दृष्टि लाल साहब के ऊपर फिसल गई। जो लाल छड़ी उसके दिल के आर पार हो गई थी, उसकी मुख से दृष्टि हटाना आसान नहीं था। लाल साहब उस धीर गंभीर दृष्टि की ताक झांक सहन नहीं कर पाए। यूं तो ज्योतिष मालूम पड़ता है, तभी तो जान गया कि कैवोच मैंने डाली। लाल साहब की ग्रीवा कमर तक झुक गई। वस्तुतः लाल साहब भी घर तक ही सीमित है, बाहर वे शिष्ट और शालीन ही रहते हैं। उपमन्यु पूरी क्लास में संबोधित हुआ। आज आप लोग अपना अपना परिचय दें, कुछ अपनी कहें, कुछ मेरी सुने। आप लोगों को मास्टर डिग्री मिलने वाली है। मैं भी मास्टर, आप भी मास्टर। मुझे आप मित्र समझिए। कोई कठिनाई हो तो निसंकोच कहें। उपमन्यु ने अपने सरल प्रशांत स्वभाव से पहले ही दिन मैदान मार लिया। सभी छात्राएं अपना परिचय देने लगी। लाल साहब का उत्साह एकदम चुक गया। वे पीछे गुब्बारे सी दिखने लगी। ये प्राय प्रथम अवसर था जब लाल साहब स्वयं को अपराधी पा रहे थे। उन्हें गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए था। क्लास के बाद लाल साहब अपराधी से अभिमन्यु के सामने आ खड़े हुए। सॉरी सर। किस बात के लिए? मैंने आपकी कुर्सी पर कैवोच आपने डाली थी, पर आप जैसी शिष्ट लड़की। जी,
आप कहती है तो मान लेता हूँ। लाल साहब को इसके समीप देखकर उपमन्यु की छाती रेलगाड़ी की तरह धड़धड़ाने लगी। तो आप नहीं जानते कि वो किसने डाली है? संपदा के कंठ से शब्द अटक रहे थे। नहीं, मैं कैसे जानूंगा? खैर हटाइए, आपके अपराध स्वीकार करने पर मैं क्षमा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आगे से आप ऐसी कुचेष्टा नहीं करेंगी, कहकर उपमन्यु मुस्कुरा दिया स्टाफ रूम की ओर चला गया। घर लौटते हुए लाल साहब आत्मग्लानि में डूबे हुए थे। उन्होंने व्यर्थ ही अपनी पोल खोली। रात भर उपमन्यु का समाधान झंझोड़ता रहा, फिर भी उन्हें अपराध स्वीकार करने का आत्मसंतोष मिल रहा था। उसकी दूधिया मुस्कान याद आती रही, उसकी मुस्कान जैसे झील के स्वच्छ पानी में चांदनी छिटकी हो। दूसरे दिन शाम को उपमन्यु घर आ पहुंचा। गेट से उसे प्रविष्ट होते देखकर अपने कक्ष के वातायन में बैठे वॉकमैन सुन रहे लाल साहब को ऐसे झटका लगा जैसे निकट ही कहीं बम विस्फोट हुआ हो। अब उपमन्यु उसकी शिकायत करेगा और भाभीियों के सामने उसकी हेटी होगी। वह अव्यवस्थित से कक्ष में चक्कर काटने लगी। श्रीनाथ ने पर्दे की फांक से झांका। संपदा, तुम्हारे सर आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। क्यों? संपदा सटपका कर, ऐसे ही बुला रहे हैं। धम धम पैर पटक कर चलने वाली संपदा भीगी बिल्ली सी कक्ष में पहुंची। नमस्ते सर। उस भव्य सुसज्जित कला कक्ष में जैसे नूपुर बज उठे। नीरजा और अम्मा से बात कर रहे उपमन्यु ने उसे एक ओर बैठने का संकेत किया। माताजी कह रही है आपको विषय संबंधी कुछ कठिनाइयां हैं। मैं नीरजा से मिलने कभी कभी आता रहूँगा। आप निसंकोच मुझसे अपनी कठिनाइयाँ पूछ सकती है। जी। प्रीवियस में कितने प्रतिशत आया है? 56। थोड़ा मेहनत करोगी तो प्रथम श्रेणी आ सकती है। जी। संपदा प्रयास करके भी जी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। विषय संबंधी कुछ परामर्श सुनकर वह जल्दी से अपने कक्ष में भाग गई। वह कृतज्ञ थी कि उपमन्यु ने केवच प्रकरण नहीं उठाया और फिर कवियों की कविताओं का सरस वर्णन करते हुए उपमन्यु पता नहीं कब लाल साहब के हृदय के प्रकोष्ठों में उतरता चला गया। विद्यार्थियों की इस प्रिय गुरु की भूरी आंखें और प्रशांत चितवन लाल साहब की आंखों में समा गई। देह में छाती गई सुखद स्वप्निल अनुभूति बनकर। उन्हें अचरज होता कि वे अनजाने उपमन्यु के स्वर, चाल ढाल, पोस्चर, वस्त्र विन्यास, केश विन्यास को परखते हैं। लाल साहब को आश्चर्य होता कि जिसे भाभी का भाई है कोई लाट साहब नहीं सोचकर लापरवाही से कंधे उचका दिए थे, वह अनजाने अनचाहे उसकी स्मृतियों में आठों पर विद्यमान रहने लगा है। अपने इस परिवर्तन पर लाल साहब आश्चर्यचकित थे। फिर भी उन्हें लगने लगा था कि पुरुषों में एक ऐसा आकर्षण होता है जिसमें बंधकर बड़े आनंद में सारी उम्र गुजारी जा सकती है। वे उपमन्यु सर के लेक्चर सुनते हुए पता नहीं कब किन अज्ञात अदृश्य मनोरम घाटियों में निर्बाध निर्द्वंद निशंक भाव से उतरते चले गए। ये निष्ठुर निर्मोही हठी लाल साहब अपने पृष्ठफुटित प्रेम अंकुरों को लेकर झेपे लज्जाए उड़े उड़े रहने लगे और भाभियाँ एक दूसरे को कनखी मार के उनके इस राधा रूप का बखान करती। जब सुबह के नाश्ते के वक्त लाल साहब ने उद्घोषणा की कि मुझे एमए फाइनल टफ लग रहा है और मैं उपमन्यु सर से ट्यूशन लूँगी, तो नीरजा काँप कर रह गई। अब ये उसके भाई की भावनाओं से खिलवाड़ करेगी और वह गरीब मारा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही बाबूजी अम्मा से कह रहे थे अपनी इस बच्ची को बड़े ठाट बाट से विदा करूँगा, हिंडोलों में झूलेगी, हुक्म बजाने को दास या नौकर। बड़े समधी के माध्यम से बात चल रही, यदि जम गई तो इसी गर्मी में इसका विवाह कर देंगे। लड़का आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, आजकल ट्रेनिंग में है। सुनकर अम्मा उत्साह और संतोष की उस नाव में सवार हो गई जिसमें बाबूजी सवार थे। इधर लाल साहब कुछ और रच रहे थे। लाल साहब का प्रस्ताव सुनकर बाबूजी कहने लगे, ट्यूशन लेना है तो किसी और से ले लो। उपमन्यु नीरजा का मौसेरा भाई है, ट्यूशन फीस न लेगा तो उसे संकोच होगा। कैसे न लेगा? लिफाफा जबरन जेब में डाला जा सकता है बाबूजी। वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा डिवीजन बन जाएगा। ठीक है, बात करेंगे। नीरजा ने अनिच्छा दर्शाई, पर तुम व्यर्थ परेशान होती हो, कहकर उपमन्यु नित्य संध्याकाल पहुंचने लगा। पहले शाम को लाल साहब घर में कम ही टिकते थे। कभी क्लब, कभी पिकनिक, कभी शॉपिंग, कभी थिएटर या सहेलियों के घर में।
पर अब वे घर पर रहकर शाम की प्रतीक्षा में घुलने लगे, विरह में दग्ध होने लगे। अम्मा संध्या बेरी पुत्री को घर देखती तो तुष्ट होती कि लड़की की लड़काई जा रही है, समझदारी आ रही है। अम्मा जिस तिस से देवी देवता के आगे माथा टेकती रहती, पुत्री को समय रहते चेता आ जाए। यद्यपि अम्मा के मुक्त हस्त से संपदा पर दुलार लुटाया था, पर उसके बड़े हो जाने के साथ ही दुश्चिंताओं से भी घिरी रहती थी। इससे लाल साहब के स्वभाव को देखते हुए ससुराल में उनका निर्वाह कैसे होगा, उन्होंने कई बार संपदा को समझाना चाहा, पर बात अब उनके हाथ में नहीं रही थी। संपदा उन्हें अपनी फटकार से चित कर देती और अम्मा खेत रहे सेनानी की तरह अचल अचेत बैठी रहती। वो वहीं घुमड़ कर पुत्री से रह जाती। अम्मा प्रसन्न कैसे न रहे। अम्मा को उपमन्यु का शाम को आना अच्छा लगने लगा और वे नित्य ही उसके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध कर रखती। उपमन्यु हंसता, संपदा रोज ऐसा मार उड़ाऊंगा तो होटल का खाना बेस्वाद लगेगा, ये सब खाना याद आएगा। ये सब स्वाद होटल में कहाँ। मालूम होता है आपको खाने पीने का बहुत शौक है। हाँ है। इस 2 जून के खाने के लिए तो आदमी तमाम दिन जूझता और ऊर्जा पाता है। अच्छा खाना बनाना भी एक कला है संपदा। खाना बनाना कला है क्या सचमुच? तभी श्रीनाथ कहता है, नीरजा इतना अच्छा खाना न बनाया करो, वरना किसी दिन शुरूर में आकर मैं तुम्हारी उंगलियां चबा जाऊंगा। नीरजा मंद मंद मुस्कुराती और लाल साहब के अधर त्रियक हो जाते। खाना बनाना भी तो मानो जंग जीत ली। और अब उपमन्यु वही भोजन प्रकरण लेकर बैठ गया। अच्छा चलूं? ओह हाँ, संपदा पता नहीं कहाँ खो गई। सर ये ट्यूशन फीस। फिर वही संपदा, तुम इस तरह मुझे संकोच में डालती हो। कुछ क्षण ये घरेलू वातावरण में व्यतीत करता हूँ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? नहीं। अच्छा इसे आप न ले और हम संकोच में पड़े, है ना? ना बाबा ना। संपदा ने बड़े अधिकार से लिफाफा उपमन्यु की कमीज की जेब में डाल दिया। संपदा की लरसती श्वेत सिक्त उंगलियां उपमन्यु की धड़कती छाती से जा टकराई। पेन लेते देते समय पन्ने पलटते हुए कई बार उंगलियों की पोरों का टकराव होता है, पर हृदय की धड़कन को महसूस करती हुई संपदा बिल्कुल ही कुनमुनी हो आई। संपदा रात भर वह स्पर्श महसूस करती रही, उपमन्यु की धड़कन सुनती रही। सुबह लाल साहब रसोई में पहुंचे। बड़ी भाभी आज सब्जी हम बनाएंगे। तीनों भाभियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगी, जैसे उनके साथ कोई दुर्घटना घटने जा रही हो। लाल साहब को बघार के तीखे धुएं से उबकाई आती है। फिर आज ये कैसा हट? भगवंती बोली, अरे नहीं संपदा जी, ये गजब न ढाओ, तुम्हारे भाई हमारे प्राण निकाल लेंगे। रहने दो रहने दो, भाइयों से मैं निपट लूंगी। भाभी तुम तो मुझे सब्जी बनाना सिखा दो प्लीज। लाल साहब नीरजा को कंधे से पकड़कर गोल गोल घूमने लगी। संपदा के साथ जबरन घूमती नीरजा नीरी सी दिखने लगी। लाल साहब के ऐसे स्नेह की आदत जो न थी। ऐसे क्या देख रही हो भाभी, सिखाओगी ना? लाल साहब के इस आग्रह पर तीनों भाभियां दुविधा में पड़ गई। लाल साहब सब्जी बनाने में जुट गए और हाथ जला बैठे। लाल सुर्ख हथेली में फफोला छलछला गया। अचरज की उन्होंने कोई विशेष तबाही नहीं मचाई। ये वही लाल साहब थे जिसके हाथ में गुलाब का पुष्प तोड़ते कांटा चुभ जाता तो वैसे कहराते झटपटाते कि घर के सभी मेंबर्स को दर्द होने लगता। सब्जी का स्वाद वर्णनातीत था। बाबूजी ने पुत्री का प्रयास देख फरमान जारी किया, घर के सभी सदस्य यही सब्जी खाएंगे। बाबूजी प्रेम से खाने लगे, पर श्रीनाथ ने ऐसा मुंह बनाया जैसे बहुत बड़ा कड़वा खाद्य पदार्थ चबा लिया हो। ये गोबर किसने बनाया? श्रीनाथ अपेक्षाकृत साहसी हैं और उसने कह ही डाला। अम्मा छाती फुलाकर बोली, संपदा ने। संपदा ने, इसे पता है किचन का दरवाजा कहाँ है? बाबूजी ने मिजाज पुरसी की। चलो चलो खाओ, बहुत बढ़िया सब्जी है। पहला प्रयास ऐसा ही होता है। प्रयास का यही स्तर रहा तो मेरी स्वाद ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाएगी। श्रीनाथ की बात पर सभी सदस्य दबी दबी हंसी हंसने लगे। पीछे से एक हंसी सुनाई दी जो संपदा की थी। उसे हंसते देख सदस्यों में खुलकर हंसने का साहस आया। शाम का उपमन्यु पढ़ाने आया तो उसकी दृष्टि सबसे पहले लाल साहब की सुर्ख हथेली पर पड़ी। ये क्या कहकर उसने न जाने किस तरंग में उसकी कमल नाल से कलाई पकड़ ली। उस क्षण संपदा का सब कुछ हरण हो गया। उपमन्यु की उष्ण हथेली की दृढ़ता से संपदा को भीतर तक मत डाला।
स्वर कंठ से फूटा। सब्जी बना रही थी, जल गई। ओह, खाना तुम बनाती हो? और ये नीरजा लोग? कहते हुए उपमन्यु ने जिस त्वरता से कलाई पकड़ी थी उसी त्वरता से छोड़ दी। एकाएक लगा भावुकतावश अनायास उसने ये चेष्टा कर डाली। उस छोटी सी गोल मेज के उस ओर बैठी संपदा के नेत्रों में सलज भाव तर गया। नहीं, खाना मैं नहीं बनाती। न जाने क्यों कल आपकी बात सुनकर इच्छा हुई कि मैं भी कुछ सीखूं। सीखो, मगर प्यार से। दोनों की संवेद हंसी कक्ष में गूंज उठी। अध्ययन, अध्यापन और लीला। लाल साहब को जो इंद्रधनुषी अनुभूति इस समय हो रही थी, कभी नहीं हुई। वे चकित है। प्यार जैसी महान उपलब्धि के बारे उन्होंने अब तक क्यों नहीं सोचा। इस प्रेम में तो उनको विशेष कृपा पात्र बना दिया। उनका दुर्व्यवहार सद्व्यवहार में बदल गया। लाल साहब कभी कभी नीरजा के कमरे में जाकर उनका एल्बम देखने लगती। इस एल्बम में उपमन्यु के बहुत से फोटो थे। लाल साहब उन फोटो पर न्यौछावर हो जाते। भाभी, सर आपके मौसेरे भाई है ना? हाँ, हम 4 बहनें हैं। भाई की कमी उपमन्यु भाई पूरी कर देते हैं। कोई भी काम हो, हाजिर। नीरजा के हाथ एक गति और लय से स्वेटर बुन रहे थे। सर का स्वभाव सबसे अलग है। स्टूडेंट उन्हें बहुत पसंद करते हैं, पूछो मत। अपने विषय पर उन्हें अच्छा कमांड है। लाल साहब उपमन्यु के बारे में बहुत कुछ कहना सुनना चाहते थे। बाकी सब ठीक है, पर लापरवाह बहुत है। ठंड आ रही है, पर भाई अपने लिए स्वेटर नहीं खरीदेंगे। ये एक बना के दे रही हूँ। ये सर के लिए है। सफ़ेद रंग उनको बहुत सूट करता है। लाल साहब अध बने स्वेटर की सतह पर कोमलता से हाथ फेरने लगे। कॉलेज प्रांगण में कई बार देखा सर का श्वेत धवल बिंब आज भी आंखों में कैद है। संपदा का मुग्ध नायका सा रूप देखकर नीरजा सोच में पड़ गई। ओह, ये तो सचमुच ही प्यार के हिंडोलों में झूल रही है। शाम को खाना तैयार करते हुए तीनों भाइयों में घुसर पुसर हुई। जीजी, लाल साहब तो गए काम से, प्रेम के दरिया में डूब रहे हैं। स्वेटर ऐसे सहला रहे थे जैसे उपमन्यु की पीठ हो। नीरजा दीदे फाड़कर बोली। तभी कहूँ पॉप की जगह मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे क्यों सुना जाने लगा। भगवंती ने चुहिल की। कुमकुम ने कपाल थामा। एक और असफल प्रेम कहानी। बाबूजी किसी आईएएस लड़के से चर्चा कर रहे हैं और इधर लाल साहब मास्टर से नैना लड़ा रहे हैं। अब प्रेम प्यार ओहदा देखकर तो नहीं होता कुमकुम। जिस पर दिल आ गया तो आ गया। और फिर लाल साहब का शाही दिल है। हम तो सोचते थे इनके पास दिल ही नहीं है। अब तो इनका ब्याह हो जाएगा तो तनिक घर में शांति बहाल होगी। भगवंती की बात सुनकर नीरजा मलिन पड़ गई। तुम्हें शांति की लगी है जीजी? मेरे गरीब भाई के लिए भी तो जरा सोचो। बाबूजी को पता चला तो लाल साहब को तो कुछ कहेंगे नहीं। सारा दोष मेरे भाई पर थोपा जाएगा। प्रेम किया है तुम्हारे भाई ने तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी। अरे नीरजा, प्रेम प्यार में थोड़ा बहुत मशक्कत तो करनी ही पड़ती है, नहीं तो प्यार कैसा। प्यार में नहर खोदनी पड़ती है। नहर भगवंती लाल साहब के घर से टलने की सोच में उमंगी पड़ती। नहर खोदने की दुखद स्थिति नहीं आएगी। बाबूजी अपनी इस दुलारी की बातों को टालते नहीं, इतना दम नहीं है, वरना लाल साहब आसमान पर पैर न टिकते। मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ कि लाल साहब इस समय बड़े खिले खिले महके महके दिखते हैं। हम लोगों से 2-4 बातें कर लेते हैं। तुम बेकार चिंता करती हो। जिस घर के लाडले को लाल साहब पत्नी रूप में प्राप्त होगी उसके ठाठ क्या कहने। कुमकुम ने नीरजा को हौसला अफजाई की। सफ़ेद स्वेटर में उपमन्यु बहुत अच्छा लग रहा था। नीरजा स्नेह से बोली, आज तो लगता है भाई तुम्हारी नज़र उतार लूं। नज़र मेरी नहीं, इस स्वेटर की उतारने नीरजा। सारा कमाल तो स्वेटर का है। कहकर उपमन्यु किसी मॉडल की तरह पोज बना बना कर विभिन्न कोणों से नीरजा को दिखाने लगा। ये क्या लटक मटक रहे हो? तुम्हारी शिष्या सामने बैठी है, कुछ तो गंभीर बनो। नीरजा ने झिड़का। वो हमसे न होगा बहन जी। कॉलेज में गंभीरता दिखाते दिखाते गर्दन अकड़ जाते हैं। यहाँ तो रिलैक्स रहने दो। कहकर उपमन्यु संपदा से संबोधित हुआ। शिष्या जी, आपको कोई आपत्ति? मंद मुस्कान के साथ लाल साहब ने अस्वीकारता में गर्दन हिलाई। नीरजा, स्वेटर के लिए छोटा सा धन्यवाद लो और यहाँ से सटक जाओ, हमें पढ़ाना है। उपमन्यु की बात सुन उसने ऐसे भाव से देखा नीरजा जाने को उद्यत हुई। भाभी चाय प्लीज। लाल साहब मचल गए। भेजती हूँ। नीरजा चाय बनाने चली गई। इधर लाल साहब उपमन्यु को निहार रहे थे जो स्वेटर पहनकर बच्चों का सा खिलक रहा था। नीरजा ने तो आज तबीयत खुश कर दी।
अच्छा चलो देखो कल क्या पढ़ रहे थे हम। उपमन्यु पढ़ाने लगा, पर संपदा का ध्यान पुस्तक में नहीं। उसे तो अब तक ज्ञात ही नहीं था कि सृजन की कोई सराहना करे तो कितना सुख मिलता है। वह भाइयों की सराहना करने को चोंचले और भाभीियों के खुश होने के नखरे समझती थी। वह भी सीखेगी स्वेटर बनाना। सर को जो भी पसंद है वह सब करेगी। दूसरे दिन सबने देखा कॉलेज से लौटते हुए लाल साहब बाजार से ऊन और सलाई लाए और अपने कमरे में बैठकर ऊन और सलाई से लड़ रहे हैं। ये देखकर भगवंती उच्चारते हुए कुमकुम के कान में पास आकर बोली, प्रेम में पढ़कर लाल साहब का बुरा हाल है। पढ़ाई करे, खाना बनाना सीखे, स्वेटर बुनना सीखे या सर की राह देखे। भगवंती और कुमकुम के मध्य खूब फुसफुसाहट होती। नीरजा से प्रेम प्रकरण न उगलते बनता न निगलते। उसे रह रहकर उपमन्यु पर क्रोध आता। उधर स्वेटर सीखती हुई पुत्री के आसपास डोलती अम्मा बावरी सी हुई जाती। पुत्री का स्वास्थ्य तो ठीक है, बाबूजी चमत्कृत, लड़की राह पर आ रही है। लड़की लाख प्यारी, पर उसके हाथ पीले करके गंगा नहाना ही पड़ेगा। राजा महाराजा तक को अपनी पुत्रियों को घर पर नहीं रखा। उनके पास तो नाम की ठकुराई है। बात चल रही है, ठीक ठाक जम गया तो इसी गर्मी में ब्याह कर देंगे। वस्तुतः इकलौती लक्ष्मी सी पुत्री को बहुत दुलार देते हुए भी बाबूजी ने नहीं सोचा था कि वह इस तरह हटीली, तनुक मिजाज और खर्राफा हो जाएगी। छूट का अनावश्यक लाभ लेगी। जब भी कभी उसके इस व्यवहार के लिए समझाना चाहा, वह सुबकने लगती, चीखने लगती, भूख हड़ताल करने लगती। फिर निरुपाय बाबूजी उसे मनाने लगती। उसी पुत्री में हरि कृपा से अपेक्षित सुधार हो रहा है और बाबूजी हतप्रत चमत्कृत ये देख रहे हैं कि संपदा जींस शर्ट के स्थान पर सलवार कुर्ता पहनने लगी है। किसी बलात्कार की घटना की चर्चा करते हुए उपमन्यु ने कहा था, संपदा, ऐसी घटनाओं के लिए पुरुष तो जिम्मेदार हैं ही, पर लड़कियां भी पूर्णतः निर्दोष नहीं होती। लड़कियों का पहनावा, बोलचाल, रहन सहन, अभिरुचियां सभी अमर्यादित होती जा रही है। ये आधुनिकता के नाम पर शालीनता भूल रही है। हम आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे छेड़छाड़ की घटनाएं ऐसी ही लड़कियों के साथ अधिक होती है। हाँ, कुछ लड़कियां परिस्थितियों का भी शिकार हो जाती है और निरपराध होते हुए भी कलंकित हो जाती है। सर, आपको किस तरह की लड़कियां पसंद है? वह बुदबुदाई। मुझे सीधी, शांत और शालीन ऐसी लड़कियों के साथ सामंजस्य में कठिनाई नहीं होती, कहकर वह तनिक मुस्कुराया। तुम हमारे सौंदर्य बोध को नहीं जानती। हम तो चेहरा देखकर बता देते हैं कि किसके ऊपर क्या सूट करेगा। सोचता हूँ तुम पर सादे लिबास जितने अच्छे लगते हैं उतने ये आधुनिक लिबास नहीं। सच सर, मैं स्पष्टवादी हूँ, न झूठ बोलता हूँ न मुंह देखी। उपमन्यु ने संपदा के भाल पर छितरा आई अलके तर्जनी से पीछे कर दी। इन केशों को कायदे से बांधो, फिर देखो अपना रूप। आत्मविस्मृत अवश्य संपदा ने केश पीछे करते सर का हाथ बहुत कोमलता से थाम लिया। सर, आपकी इसी सादगी ने तो मुझे अधीर बना डाला है। आपकी बातों में इतना सुख मिलता है कि जी करता है आप बोलते रहे, मैं सुनती रहूं। कैसा अपूर्व आनंद है। संपदा का वह समर्पित रूप, बालिका सा निश्चल, निर्दोष, ताजा। उपमन्यु को लगा इस लड़के का हृदय दर्पण सा निर्मल है, बस अज्ञानतावश परिस्थितियों का अनावश्यक लाभ लेती गई है। उसकी श्वेत सुकोमल हथेलियों पर तनिक दबाव डालकर बोला, संपदा, संभलो, वरना मैं कच्ची मिट्टी के लौंदे सा ढह जाऊंगा। तुम मुझे उसी दिन से अच्छी लगने लगी थी जब तुम नीरजा को देखने आई थी। मुझे से एक नया उत्साह, नई ऊर्जा, नई ऊष्मा मिली थी। फिर जब तुम्हारे ठाट बाट देखे तो लगा मैं आकाश कुसुम की चाह कर बैठा हूँ। तुम बहुत रईस पिता की इकलौती पुत्री हो। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा होगा। वे तुम्हारे विवाह ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो तुम्हें रात से ठाट बाट दे सके। आपसे मिलने के बाद मुझे किसी राज सी ठाट बाट की कामना नहीं है। मैं इन दिनों स्वयं को जितना हल्का, तनाव मुक्त, प्रसन्नचित पाती हूँ उतना पहले कभी नहीं पाया। आपके सरल स्वभाव को देखकर लगता है कि मेरी अकड़ व्यर्थ थी। मैं क्यों पूरे घर पर शासन करना चाहती थी, जबकि घर के सभी सदस्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि मैं। सच कहूँ सर, तो मैंने जब भाभीियों बच्चों से घुल मिलकर जो आनंद पाया वह स्वयं को प्रमुख घोषित करके कभी नहीं पाया। मैं अपने कवच से बाहर आना चाहती हूँ। आपने मुझे नई दृष्टि दी है। अब मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य के विषय में नहीं सोच सकती।
मंत्रमुग्ध उपमन्यु संपदा का वह क्षमा प्रार्थी रूप देख रहा था। निर्निमेष वे एक दूसरे के भावों को समझते थे, पर इस तरह स्पष्ट संपदा कभी नहीं बोल पाई थी। उपमन्यु स्पष्ट महसूस कर रहा था कि लाल मिर्च सी लड़की मिश्री की डली सी मीठी हो गई है। सुषमा मुनिंद्र जी की इस कहानी के अंत में आप लोगों से एक विनम्र आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।